आज हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण के विभिन्न स्थितियों में वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा इसके बारे में हम कुल 4 चीज़ों को बताएंगे। पहला चीज़ कि प्रतिबिंब कैसा होगा, अर्थात वस्तु से छोटा होगा अथवा बड़ा होगा। दूसरी चीज़ आभासी होगा अथवा वास्तविक होगा। तीसरी चीज़ प्रतिबिंब सीधा होगा अथवा उल्टा होगा। और चौथी चीज़ प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। आइए हम देखते हैं कि विभिन्न स्थितियों में गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत का तात्पर्य है कि वस्तु ऐसी दूरी पर रखी है जिसकी दूरी दर्पण के फोकस दूरी अथवा वक्रता केंद्र की तुलना में अत्यधिक है। अब हम जानते हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को परस्पर समांतर माना जा सकता है। प्रतिबिंब बनाने के नियम में हमने देखा था कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण की कुछ विशेष स्थितियों को लेकर हम सरलता से प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ये विशेष स्थितियां थीं कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर आए, यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाए, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए अथवा प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित हो। तो हम इन्हीं नियमों का यहाँ पे उपयोग करेंगे। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तब वहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अनंत से आने वाली एक प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर जाती है। हमने ये ले लिया एक प्रकाश की किरण जो अनंत से आ रही है और फोकस से होकर जा रही है। दूसरी किरण अनंत से आ रही है, अतः हम उसे पहली किरण के समांतर ही लेंगे। इस प्रकाश की किरण को हम मान लेते हैं कि यह दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है। अब परावर्तन के पश्चात ये दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ जाएंगी, इसे हम लोगों ने पहले ही कुछ विशेष नियमों में देख चुका है। हमने देखा था कि यदि प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है, तब यह परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तथा यदि प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आती है तब यह अपने ही मार्ग पर वापस चली जाती है। इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तु के शीर्ष से चलने वाली 2 प्रकाश की किरणें जो कि परस्पर समांतर हैं और उनमें से एक किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है और दूसरी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु B पर मिलती है। इस प्रकार बिंदु B जो है वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब होगा। इसी प्रकार वस्तु के अन्य हिस्सों से चलने वाली प्रकाश की किरणें भी इसी प्रकार मिलेंगी। हम देख सकते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर रखी है तब उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा और छोटा बनेगा। तो हमें इसका परिणाम लिखना पड़ेगा। प्रतिबिंब कैसा बना इसके बारे में हम कुल 4 चीजें बताते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में बिंदु B पर मिल रही हैं, अतः प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो सबसे पहला हमने देखा कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, अर्थात वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु के आकार की तुलना में प्रतिबिंब का आकार छोटा है, अतः प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है। और चौथी और आखिरी चीज कि प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस पर बन रहा है। इस प्रकार हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि यदि अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु अनंत पर रखी हो तब वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। अब दूसरी स्थिति हो सकती है कि
वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। यहाँ पर हमारा एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र हमने यहाँ पर C से दिखा रखा है और इसके फोकस को हमने F से दिखा रखा है। अब वस्तु की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, अर्थात वस्तु वक्रता केंद्र से बाहर की ओर रखी हुई है। यहाँ पर भी हम प्रतिबिंब बनाने के उन्हीं नियमों का उपयोग करेंगे। सबसे पहला तो हम जानते हैं कि यदि किसी बिंदु से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तब वह परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, तथा यदि प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आती है तब परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहले हमने देखा यह एक वस्तु A B है। वस्तु के शीर्ष B से चलने वाली एक प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, वह चूंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, अतः यह प्रकाश की किरण बिंदु F से होके चली जाएगी। तथा यदि एक प्रकाश की किरण बिंदु F से होके जाए अर्थात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तब वह परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस के समांतर वापस चली जाएगी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को B डैश पे काट रही हैं। इसी प्रकार वस्तु के अन्य हिस्सों से आने वाली प्रकाश की किरणें भी मुख्य अक्ष के लंबवत इसी तल पे मिलेंगी और इस प्रकार हमें वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित है तब हमने वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर लिया। अब यह प्रतिबिंब कैसा है हमें इसकी जानकारी देनी होगी और हम उन्हीं 4 बिंदुओं के बारे में बताएंगे। सबसे पहला कि यह प्रतिबिंब क्या वास्तविक है अथवा आभासी। तो हम देख रहे हैं कि बिंदु B से आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में बिंदु B डैश में मिल रही हैं, अतः वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो दूसरी चीज हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तीसरी चीज हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटे आकार का है, तब तीसरी चीज हम लिखेंगे वस्तु से छोटा। चौथी और आखिरी चीज कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, तो हम लिखेंगे C तथा F के बीच। C तथा F के बीच। इस प्रकार हमने देखा कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तब वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। तीसरी स्थिति है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। यहाँ पर एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव B है, इसका फोकस F और वक्रता केंद्र C है। हमने एक वस्तु AB दर्पण के वक्रता केंद्र C पर ले लिया। इस वस्तु का नाम है A B और यह दर्पण के वक्रता केंद्र C पर स्थित है। अब हमें ज्ञात करना है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। हम फिर कुछ जो विशेष नियम हमने देख रखे हैं उन्हीं का प्रयोग करेंगे। तो पहला विशेष नियम हमारा था कि यदि किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तब वह परावर्तन के पश्चात दर्पण के
मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। अर्थात यदि बिंदु ए से कोई प्रकाश की किरण AM मुख्य अक्ष CP के समांतर आती है, तब वह परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस F से चली जाएगी। तथा हमने यह भी देखा था कि यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाए, तब वह परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। यदि बिंदु A से आने वाली एक कोई प्रकाश की किरण AM डैश दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आती है, तब यह परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दोनों प्रकाश की किरणें बिंदु A डैश पर मिलती हैं। इसी प्रकार वस्तु के अन्य बिंदुओं से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें भी इसी तल पर क्रमशः एक के बाद एक मिलती जाएंगी और वस्तु AB का हमें एक उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा वक्रता केंद्र पर बनेगा। चौथी स्थिति है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। यहाँ पे एक अवतल दर्पण हमने ले रखा है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है। एक कोई वस्तु AB दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। यहां पर हम वस्तु AB ले रखे हैं, वस्तु AB है और हम जानते हैं कि यदि बिंदु B से एक प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर यदि बिंदु P पर आपतित हो, तब यह परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस F से होकर चली जाएगी। तथा यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आती है, जैसे यहां पर हमने BM डैश ले लिया, तब यह रेखा BM डैश दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाएगी और यह दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु B डैश पर काटती हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बिंदु B का प्रतिबिंब बिंदु B डैश से प्राप्त होता है। इसी प्रकार वस्तु के अन्य बिंदुओं से चलने वाली प्रकाश की किरणें भी इसी तल पे मिलेंगी और हमें प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होगा जो वक्रता केंद्र से बाहर है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा वस्तु से बड़ा तथा वक्रता केंद्र से दूर अथवा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। वक्रता केंद्र से बाहर पांचवी स्थिति है जब वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित हो। यहाँ पे हमने एक अवतल दर्पण ले लिया है और इस अवतल दर्पण का मुख्य फोकस हमने यहाँ पर बना रखा है। हमें पता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के ठीक बीच में फोकस होता है और इस स्थिति में वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित है। हमने माना एक वस्तु AB दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित है,
तब प्रतिबिंब बनाने के लिए हम बिंदु ए से चलने वाली एक प्रकाश की किरण इस प्रकार लेंगे जो कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। तब गोलीय दर्पण से परावर्तन के विशेष नियमों के अनुसार यह समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाएगी तथा बिंदु ए से यदि एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई जाए तब यह परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस चली आएगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात परस्पर समांतर हो जाती हैं तथा अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अतः जब वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर और ए से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बन रही हैं, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होगा। और हम जानते हैं कि प्रकाश की समांतर किरणें अनंत पर मिलती हुई मानी जाती हैं, अतः यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अब हम प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष में पहुंचते हैं। सबसे पहले तो यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा क्योंकि बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश की किरणें अनंत पर मिलेंगी। दूसरा, यह प्रतिबिंब उल्टा होगा क्योंकि ए से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जा रही हैं और नीचे की ओर ही मिलेंगी। तीसरी चीज, वस्तु से बड़ा और चौथी चीज अनंत। अतः हम निष्कर्ष से पहुंचते हैं कि जब वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित हो तब प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा और अनंत पर बनेगा। छठवां और अवतल दर्पण के लिए अंतिम स्थिति है जब वस्तु दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। यहाँ पर एक गोलीय दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष CP है। दर्पण का वक्रता केंद्र C और वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के ठीक बीच में मुख्य फोकस है। वस्तु हमारी दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित है। इस स्थिति में दर्पण के मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी तथा दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपने ही मार्ग पर वापस चली जाएगी। अब यहाँ पर पीछे की ओर इन प्रकाश की किरणों के मिलने की संभावना नहीं है क्योंकि ये परस्पर दूर होते जा रहे हैं। यदि हम इन प्रकाश की किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं, दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाएं, यद्यपि ये प्रकाश की किरणें दर्पण के पीछे नहीं जा सकती क्योंकि हम जानते हैं दर्पण के पीछे चांदी की पेंटिंग है और प्रकाश की किरणें दर्पण से ही परावर्तित होकर अपने ही माध्यम में वापस चली आ रही है। तो पीछे बढ़ाए जाने पर यह प्रकाश की किरणें किसी बिंदु एक डैश पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। अतः बिंदु ए का प्रतिबिंब बिंदु ए डैश पर प्राप्त होगा। इसी प्रकार वस्तु के अन्य बिंदुओं से चलने वाली प्रकाश की किरणें भी इसी तल पर मिलेंगी। अतः हमें वस्तु ए बी का आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। फिर से देखें, यहां पर एक वस्तु ए बी है। बिंदु ए से चलने वाली मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाएगी तथा बिंदु ए से चलने वाले प्रकाश की किरण जो प्रकाशित केंद्र की दिशा में जा रही होगी वह परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस चली जाएगी। पीछे की ओर प्रकाश की किरणें परस्पर दूर होती जा रही हैं, अतः हम इन्हें दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाएंगे जहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रकाश किरणें
ए डैश पर मिलेंगे। अतः बिंदु ए का आभासी प्रतिबिंब बिंदु ए डैश पर प्राप्त होगा। वस्तु ए बी के अन्य बिंदुओं से चलने वाली प्रकाश की किरणें भी इसी अनुपात में ए डैश बी डैश तल पे प्राप्त होंगी और इस प्रकार हमें ए बी का आभासी वस्तु से बड़ा सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। तब हम निष्कर्ष रूप में लिख सकते हैं कि सबसे पहले कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वह आभासी है। आभासी इसलिए क्योंकि बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल नहीं रही हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। दूसरा, यह प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। तीसरा, यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। और चौथा, दर्पण के पीछे। यही कारण है कि जब शेविंग के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं तो हम दर्पण को इस प्रकार रखते हैं कि हमारा चेहरा गोले दर्पण के फोकस और उसके ध्रुव के बीच में हो, जिससे हमें वस्तु का सीधा प्रतिबिंब, हमारे चेहरे का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर प्रतीत होता है। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने में वस्तु की दो स्थितियां हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरा, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। सबसे पहले हम एक प्रकाश की किरण लेंगे जो दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है तथा दूसरी प्रकाश की किरण इसी के समांतर तथा दर्पण के ध्रुव से होकर जाती हुई लेंगे। पहली किरण के बारे में हम जानते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आती है तब वह परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस चली जाती है, क्योंकि इस स्थिति में अभिलंब से बना हुआ आपतन कोण शून्य होता है, अतः परावर्तन कोण भी शून्य होता है। तथा यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आ रही है तब वह आपतन कोण के बराबर ही कोण बनाते हुए अपने ही माध्यम में परावर्तित हो जाती है। और इस प्रकार हमने ये परावर्तित किरण खींचा जो कि पीछे बढ़ाए जाने पर किसी बिंदु बी डैश पे मिलती हुई प्रतीत होती है। हम जानते हैं कि परस्पर समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख्य फोकस पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। अतः हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तब वस्तु का आभासी इसलिए क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में बिंदु बी डैश पे मिल नहीं रही हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर ही केंद्रित हो रही हैं, अतः प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तीसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वस्तु के सिर से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष से तुलनात्मक रूप में अधिक ऊपर हैं तथा जहां पर वह केंद्रित हो रही हैं उसकी ऊंचाई दर्पण के मुख्य अक्ष से कम है। अतः प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में छोटा होगा, वस्तु से छोटा। तथा हम यह भी देख रहे हैं यह प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख्य फोकस पर केंद्रित हो रही हैं, अतः प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगी। अब उत्तल दर्पण में एक दूसरी स्थिति आती है कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। हमने यहाँ पर एक वस्तु ए बी ले रखा है। अब वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसके लिए हम गोलीय दर्पण से परावर्तन के कुछ विशेष नियम जो जानते हैं उनका प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि यदि बिंदु ए से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चले तब वह दर्पण के फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी।
और ये हमने परावर्तित किरण बना दिया जो पीछे बढ़ाए जाने पर दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। और यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में आए तब वह परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस चली जाएगी तथा पीछे बढ़ाए जाने पर यह हम देख रहे हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और पहले वाली किरण को किसी बिंदु A' पर काटती है। हम देख रहे हैं कि बिंदु A का प्रतिबिंब बिंदु A' पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार वस्तु के अन्य बिंदुओं से चलने वाली प्रकाश की किरणें भी इसी तल पर क्रमशः मिलेंगी और वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' हमें प्राप्त होगा, जो कि हम देख रहे हैं कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच प्राप्त होगा। अतः हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि यदि किसी उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल नहीं रही हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, अतः प्रतिबिंब आभासी और सीधा। तीसरा हम देख रहे हैं कि वस्तु से छोटा और चौथा हम देख रहे हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इस प्रकार हमने उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखा और निष्कर्ष से पहुंचे कि यदि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु अनंत पर रखी हो तब उसका आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और यदि वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तब वस्तु का आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो।